नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो टर्म 2 होने वाला है 21-22 में। तो उसके जो साइंस है, मैं साइंस का सैंपल पेपर करा रहा हूँ पहला, इसके हल सहित वाला करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा है कि 2 घंटे का पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 सेक्शन, क्वेश्चन पेपर में 3 भाग हैं। एंड 15 क्वेश्चन, और उसमें 15 प्रश्न हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं। फिर लिखता है कि सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स के ईच। और ऐसे ही सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन हैं, 3-3 मार्क्स के ईच। और सेक्शन सी में दो केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के ईच। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्नों में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगा। और लिखा है ए स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चन, आपको जो अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन होंगे उसमें कोई एक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारा जो पहला प्रश्न है कि व्हाट हैपन, क्या होगा, क्या होता है। इथेनॉल इज बर्न इन एयर, अगर हम इथेनॉल को हवा में जलाते हैं तो क्या होता है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन इन ईच केस, तो आपको प्रत्येक अवस्था में रासायनिक समीकरण लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो जब इथेनॉल होता है, इसका फार्मूला यहाँ से याद करेंगे। इसका फार्मूला होता है CH3CH2OH या C2H5OH होता है। ठीक है, अब इसको बर्न करना है ऑक्सीजन में, मतलब एयर में बर्न करना है। तो एयर माने होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब हम इसे बर्न करते हैं तो हम पाते हैं क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट बनेगा, यानी उष्मा बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो लिखा है उत्तर कि व्हेन इथेनॉल इज बर्न इन एयर, जब इथेनॉल को वायु में जलाते हैं तो फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर माने जल वाष्प बनेगा। और इसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि ए पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर सोडियम के एक टुकड़े को डाला जाता है, गिराया जाता है। ड्रॉप माने गिराया जाता है इथेनॉल में सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा। तो सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है। तो जब मेटल जो होता है वो इथेनॉल से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, तो सोडियम जो होता है वो इथेनॉल से क्रिया करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है और फिर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये तीर का निशान गैस को दिखा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा कि व्हेन ए पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल, व्हेन ए पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल, जब कह रहे हैं सोडियम के टुकड़े को इथेनॉल में डुबोया जाता है तो फॉर्म इस माने बनता है सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2-8, कहता है एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण विन्यास, वो आपका 2, 8 और 4 है। तो स्टेट इट्स, अब आपको बताना है इसका ग्रुप एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका जो ग्रुप और इसका जो ग्रुप होगा उस वो बताना है, यानी कौन से समूह से है ये, और पीरियड ये कौन से आवर्त से है ये भी आपको बताना है। तो 2, 8 और 4 को देखा जाए जोड़ के 14 हो रहा है, तो 14वां वाला तो 14वें ग्रुप में आएगा। और यहाँ पे ये वाला है ना, ये के से एल होता है, ये एल होता है, ये एम होता है। तो यानी ये तीसरे KLM, यानी ये तीसरे पीरियड में आएगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा कि किस ग्रुप और किस पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आएगा। तो लिखा है कि इफ़ द कॉन्फ़िगरेशन इज, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 4 है, इट मीन्स इसका अर्थ है कि दैट इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, कि ये तीसरे पीरियड से संबंधित है, और 14th ग्रुप यानी 14वें समूह से संबंधित है। अगला है कि ग्रुप के बाद की बी ऑप्शन है नेम एंड राइट इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी,
तो नाम बताना है इस एलिमेंट का और राइट इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसका एक जो भौतिक गुण होता है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो उत्तर हो जाएगा कि 14वें नंबर पे क्या आता है, 2, 8, 10 और 4 14। 14वें नंबर पे सिलिकॉन आता है। अगर आपको याद हो 20 तक की, अगर 20 तक आपको याद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट, तो इससे याद हो जाएगा कि 14 नंबर पे सिलिकॉन आता है। तो द नेम ऑफ एलिमेंट इज सिलिकॉन, तो कहता है उस तत्व का नाम सिलिकॉन है या सिलिकॉन है, और इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी थी। तो लिखा है इट इज ए नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल माने अधातु होता है। सो इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए विद्युत धारा का पुअर कंडक्टर होता है, यानी ये खराब चालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हेन माने यदि या जब, क्या होगा जब ए मैच्योर स्पायरोगायरा, एक वयस्क स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ, क्या होगा जब एक वयस्क स्पायरोगायरा का जो तंतु है वो अटेन कंसिडरेबल लेंथ, वो ना जो प्राप्त कर ले, एक उचित लंबाई प्राप्त कर ले, स्पायरोगायरा विकसित होकर इसका तंतु एक निश्चित लंबाई प्राप्त कर ले, तो क्या होगा। तो यही होगा कि अब ये दूसरे स्पायरोगायरा को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे। तो उत्तर है कि इफ अ मैच्योर स्पायरोगायरा, यदि एक विकसित स्पायरोगायरा अटेन्स माने प्राप्त कर लेता है, कंसिडरेबल लेंथ यानी एक उचित लंबाई को प्राप्त कर लेता है, इट्स फिलामेंट, इसका जो तंतु होता है ब्रेक्स, वो टूट जाता है, इनटू स्मॉलर फिलामेंट, वो छोटे छोटे तंतुओं में टूट जाता है, एन इच फिलामेंट, और हर जो टूटा हुआ भाग या तंतु होता है गिव्स राइज टू अ, तो वो विकसित होता है, बड़ा होता है और बन जाता है। तो यहाँ भी बताया है, तो वो बन जाता है अ न्यू फिलामेंट थ्रू फ्रेगमेंटेशन, तो खंडन की क्रिया से वो जो है उसका तंतु एक नया विकसित जीव बन जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू 2 पीस, जो प्लेनेरिया होता है ये कट जाता है 2 भागों में, तो 2 छोटे छोटे भागों में अगर प्लेनेरिया नाम का जीव कट जाता है तो व्हाट विल हैपन, तो उसका क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वो रीजनरेशन करता है और वो पुनः जो है विकसित हो के पूर्ण विकसित, बड़ा होकर पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। ठीक है, तो उत्तर लिखा है कि इफ ए प्लेनेरिया, यदि एक प्लेनेरिया इज कट इनटू 2 पीस, वो कट के अगर 2 भागों में बट जाता है, तो इच पीस रीजनरेट्स इनटू ए न्यू प्लेनेरिया, तो हर जो टूटा हुआ भाग होता है वो एक नया प्लेनेरिया उत्पन्न करता है, वो भी रीजनरेट यानी पुनः उत्पन्न कर लेता है एक नया प्लेनेरिया, और उस प्रक्रिया का नाम होता है रीजनरेशन यानी पुनर्जनन। अगला प्रश्न है चौथे का ए, आइडेंटिफाई द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रोज एंड ईस्ट, कहता है पहचान कीजिए अलैंगिक जनन की विधि का, निम्नलिखित प्राणियों में अलैंगिक जनन की विधि का प्रकार और उसकी पहचान पता करना है। रोज माने गुलाब, गुलाब में किस तरह का जन्म होता है, और ईस्ट माने खमीर, इसमें किस तरह का जन्म होता है। तो हम जानते हैं कि जो रोज होता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बाय स्टीम, यानी तने के द्वारा इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि कुछ जीव होते हैं अपने बॉडी के यानी शरीर के ही दूसरे जड़ तने पत्तों से ही पूर्ण विकसित जीव उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसे विकसित करने वाले जीवों को मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जो गुलाब के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो होता है आपका स्टीम यानी तने के द्वारा। अगला है कि ईस्ट में किस तरह का जनन होता है, असेक्सुअल मेथड यानी अलैंगिक विधि कौन सी होती है ईस्ट में। तो आपने पढ़ा होगा ईस्ट के अंदर बडिंग यानी मुकुलन होता है। ठीक है, जो ईस्ट होता है उसके छोटे से उसके शरीर के किसी भी भाग से छोटा सा मतलब छोटा सा जो कली विकसित होता है मुकुल, और ये जो मुकुल बड़ा होता है तो अपने साथ केंद्रक को भी लेके अलग हो जाता है, और फिर ये बड़ा होकर जो है अपने जनक से अलग हो जाता है और अलग होकर जो पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? नेम ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब तंतु क्या होता है? एक बहुकोशिक जीव का नाम बताना है। विच प्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड, जो इस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, जनन करता है, वृद्धि करता है। तो कौन सा जीव है जो मल्टी सेलुलर होता है और इसी फ्रेगमेंटेशन वाली प्रक्रिया से जन्म लेता है? ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं खंडन। तो कहता है खंडन में क्या होता है ना कि एक ही जीव होता है, उसका केंद्रक कई भागों में बढ़ जाता है, और जब ये जीव मतलब की मृत्यु होती है या फिर इसका केंद्रक फट जाता है तो इसके अंदर बहुत सारे जो लाखों डॉटर होते हैं वो एक ही बार में बहुत सारे जीवों को जन्म देते हैं। तो लिखा है कि फ्रेगमेंटेशन इज ए मेथड, फ्रेगमेंटेशन एक मेथड होता है ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का, इन विच जिसमें ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक बहुकोशिक जो प्राणी होता है ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेज, वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में अपॉन मैच्योरेशन, यानी जो वो मैच्योरेशन हो जाता है, उसका विकसित जीव बन जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। और दिस पीसीज ऑफ और फिलामेंट फ्रेगमेंट्स, और ये जो भाग होता है या इसका जो तंतु होता है, ग्रो इनटू न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल, तो ये नया पूर्ण विकसित जीव उत्पन्न करता है। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज स्पायरोगायरा। तो कहता है एक जो बहुकोशिक जीव होता है जिसके अंदर इस विधि से जन्म होता है वो है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन विखंडन होता है, खंडन होता है यानी, ठीक है। स्पायरोगायरा का चित्र आप जानते ही हैं, ये स्पायरोगायरा का चित्र है। अब ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो इस टूटे हुए भाग से ही ये दोबारा जो है मैच्योर होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पूर्ण विकसित जीव बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि बताइए कि व्हाट इज ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग क्या होता है। व्हाट डू द टर्म्स स्टोक एंड स्कियन मीन्स इन ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के अंदर स्टोक और स्कियन का क्या अर्थ होता है ये भी बताना है। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग इज अ मेथड, ग्राफ्टिंग एक ऐसी विधि है इन विच जिसमें टू पार्ट्स ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, जिसमें दो संबंधित पौधों को जो आपसे आपस में संबंधित होते हैं, आर जॉइन इन सच ए वे, उनको इस तरीके से आपस में जोड़ दिया जाता है कि दैट दे ग्रीव एज वन प्लांट, तो वो दोनों मिलकर एक पौधा विकसित करते हैं। मतलब इस विधि में क्या होता है कि एक ये पौधा होता है और एक ये पौधा होता है, तो हम इस पौधे के ऐसे मान लो ऊपरी भाग को काट लेते हैं और इसको फेंक देते हैं, और यहाँ से भी ऊपरी भाग काट के इसको नहीं फेंकते हैं, इस पौधे को इस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको फेंक देते हैं। तब दो पौधों को मिलाकर एक पौधा इस उगाते हैं, और इसके इस तरीके से दो पौधों को मिलाकर उसके ऊपरी और निचले भाग को मिलाकर एक पौधा बनाते हैं और उसे उगाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्राफ्टिंग कह देते हैं। अब कहता है स्टोक क्या होता है। स्टोक इज द रूटेड प्लांट। स्टोक जो होता है ये जड़ वाला पौधा भाग होता है, इन विच ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म, जहाँ पे ग्राफ्टिंग संपन्न होती है। और स्कियन इज द पोर्शन ऑफ अदर प्लांट। स्कियन पौधे का दूसरा भाग होता है, बड या ब्रांच होता है, जो कली वाला भाग या शाखा वाला भाग होता है। दैट इज ग्राफ्टिंग ऑन द स्टोक, जो कि स्टोक के ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जाता है यानी लगाया जाता है। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है इसे स्टोक कहते हैं, और जो ऊपर का भाग ये जो झाड़ लगाया गया था ऊपर से, तो इसको बोलते हैं स्कियन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला है कि वेरिएशंस क्या होता है। वेरिएशन आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। कहता है कि स्पीसीज माने जातियों को सर्वाइव माने जीने के लिए महत्वपूर्ण है। वेरिएशन माने विभिन्नताएं, वो भी ओवर टाइम, लंबे समय तक। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रीजन। तो आपको कारण के साथ इस तथ्य की पुष्टि करनी है कि जो वेरिएशन होता है वो स्पीसीज को लंबे समय तक जीने में उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। उत्तर है कि वेरिएशन जिसमें चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, इसके अंदर डीएनए की संरचना चेंज हो जाती है, तो वेरिएशन मदद करता है इंडिविजुअल्स टू, मतलब प्राणियों को मदद करता है टू सर्वाइव, कि वो जीवित रह सके, इवन आफ्टर द ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस के बाद
मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, उसके बाद भी जीवों को जिंदा रखता है, वो भी खतरनाक चेंजेस के अलावा बावजूद। अकर इन नेचर, जो प्रकृति में घटित होते रहते हैं, ड्यू टू द एकोमोडेशन ऑफ वेरियस न्यू। और कहता है इस प्रकार से जो है ना एक्यूमुलेशन, मतलब इकट्ठा होता है, संपन्न होता है, बहुत सारी विभिन्नताएं न्यू, मतलब नई नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विच लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जो आगे जाके मतलब नई नई स्पीसीज के विकास करने में मदद करता है। विच इज़ मोर सुटेबल टू दोज न्यू चेंजेस इन इन्वायरमेंट, और ये ना मतलब उचित, ये ज़्यादा उचित योग्य बनाता है नए नए परिवर्तनों को, पर्यावरण के अनुकूल होना और जीवित रहने में मदद करता है। दिस चेंजेस में बी इन द नीचे निकाय, यानी ये पूरे निकाय में परिवर्तन हो सकता है, तापमान टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है, सैलिनिटी और वाटर लेवल, जल स्थल में या सैलिनिटी के अंदर जो है परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, पर्यावरण में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो विभिन्नताएं होता है ये जरूरी होता है स्पीशीज को विकसित करने में, ताकि जो समय के साथ साथ जो जलवायु बदल रही है, तापमान बदल रहा है, निकाय बदल रहा है, जल का स्तर बदल रहा है, इस तरह के जीव इस स्तर के चेंजेस में जीने योग्य बनाता है। वेरिएशन यानी विभिन्नताएं जीने योग्य बनाता है। अब पर्सन है कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दी गई आकृति को पढ़िए और इसका फिर पढ़ने के बाद, देखने के बाद इसका उत्तर देना है। तो आपको ये दिख रहा है कि आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। आपने पढ़ा होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में मिलती हैं, और अंदर साउथ से दिशा इसकी नॉर्थ होती है, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा है। और ये क्लोज कर्व बनाती हैं, और ये जो पोल होता है यहाँ पे पास पास होती हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होता है। इससे दूर जाने पर ये बड़ा बड़ा सर्कल बनता है, और मैग्नेटिक जो पावर होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि वाई डू द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न। कह रहा है कि जो लोहे की छीलन है ये इस तरीके से व्यवस्थित क्यों हो गई है। तो भैया वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो गई है। उत्तर लिखेंगे द आयरन फीलिंग्स, जो लोहे की छीलने हैं, अरेंज देमसेल्फ इन ए पैटर्न, वो आपस में एक दूसरे को एक पैटर्न में अरेंज कर लेती है, बिकॉज क्योंकि दे गेट अटैच बाय द बार मैग्नेट, क्योंकि ये एक छड़ चुंबक से जुड़ी होती हैं। द पैटर्न दैट दे फॉर्म कैन आल्सो बी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पैटर्न बनाते हैं इन्हें चुंबकीय क्षेत्र लाइंस माने रेखाएं कह सकते हैं। और किसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? ऑफ द बार मैग्नेट, एक छड़ चुंबक की, ये मतलब एक छड़ चुंबकी मैग्नेटिक फील्ड की डिजाइन है ये। What does this pattern demonstrate? कहता है ये पैटर्न क्या दर्शाता है। तो द पैटर्न इज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, ये जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये दर्शाता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्ग एट पोल, कि जो चुंबकीय बल होता है वो ध्रुवों पे ज़्यादा होता है चुंबक में, मैग्नेट में। एंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकम वीकर इफ वी गो फार फ्रॉम द मैग्नेट, और अगर हम चुंबक से दूर जाते हैं तो इसका जो पावर है, शक्ति है, ये कमज़ोर होती जाती है, कमज़ोर हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड्स एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इमर्ज माने उत्पन्न होती हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से, चुंबक के, मैग्नेट माने चुंबक के नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं, एंड और वो समाप्त हो जाती हैं एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के साउथ पोल में जाके समाप्त हो जाती हैं। चित्र में आपको दिख रहा है, नॉर्थ से उत्पन्न होती है और साउथ में जाके ऐसे मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पर्सन है हमारे पास, और में यानी इस पे हमारे पास चॉइस है। कहता है कि डायग्राम बिलो शो ए सर्किट कंटेन ए कोयल wound over a long and thin hollow cardboard tube, copy the diagram। तो कहता है डायग्राम जो नीचे दर्शाया गया है वो एक परिपथ को दर्शा रहा है जिसके अंदर एक कुंडली है और उसको लपेटी गई है ओवर ए लॉन्ग यानी दूर दूर लपेटी गई है, एंड थिन होलो कार्डबोर्ड ट्यूब, और एक खोखले पतले कार्डबोर्ड माने कागज के गत्ते के ऊपर ट्यूब जैसा बना के लपेटी गई है। तो कॉपी द डायग्राम, इस डायग्राम को कॉपी कीजिए यानी पढ़िए समझिए। और पढ़ने के बाद दिख रहा है कि हमें ये बैटरी है,
ये आपका अभी हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस है ये, ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है ये। और ये आपका गैल्वेनोमीटर होता है, और ये आपका जो तार है प्लस से करंट जो है वो माइनस की ओर बह रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने बनाया है। पहला प्रश्न है कि शो द पोलैरिटी एक्वायर बाय ईच फेस ऑफ द सोलेनोइड। तो बताइए कि ये जो परिनालिका होती है इसमें इसमें क्या दिखता है हमें, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा द पोलैरिटी एक्वायर बाय द टू एंड इज शोन बिगर। दोनों ध्रुवों द्वारा बनाया गया पोलैरिटी यानी ध्रुवीयता हम देख सकते हैं। ए सो नॉर्थ, ये दर्शाता है ए कि ये नॉर्थ से निकलती है, एंड बी सो साउथ, ये साउथ पोलैरिटी यानी ये दक्षिणी ध्रुवता को बताती है, ठीक है। अगला प्रश्न है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कोइल एंड आल्सो शो देयर डायरेक्शन। कह रहे कुंडली के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है उसे दर्शाइए और उसकी डायरेक्शन माने दिशा को भी दर्शाइए, ठीक है। तो ये प्रश्न हो जाएगा दूसरा। तो हम इसको दर्शाने के लिए ऐसे चित्र बनाएंगे। करंट प्लस से माइनस बह रहा है तो करंट ऐसे ऐसे दिखाया गया है। और करंट जब इधर से इधर आएगा तो यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ पोल बन जाएगा। तो करंट तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे निकलते हैं अंदर, साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर होती हैं और बाहर नॉर्थ से आगे जाके फिर ये साउथ में मिल जाएंगे। ऐसा आपको पैटर्न बनाना था। ये अमीटर है। अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को नापने का काम करता है। इसकी बारे में हमने पढ़ रखा होगा। अगला पढ़ेंगे 7वां। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन। कहता है ना आपको एक ना डायग्राम शो करना है और उसके अंदर ना तुम्हें बताना है कि एनर्जी का फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है। तो ड्रॉ ए डायग्राम टू शो एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह होता है वो आपको डायगोनल ड्रॉ करके दिखाना है। तो आपको डायगोनल में यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे नीचे ग्रीन हरे पौधे हैं, इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनके पास 10,000 जूल एनर्जी है। ये आपका फ्लो ऑफ एनर्जी बता रहा है कि ऊपर कैसे एनर्जी घट रही है। तो आपका प्रोड्यूसर्स हो गए हरे पौधे और इनको खाने वाले हर्बीवोरस हो गए शाकाहारी, और इसमें प्राइमरी कंज्यूमर आ गए। फिर मांसाहारी यानी कार्निवोरस आ गए, इसके अंदर सेकेंडरी कंजप्शन कहलाते हैं। और इसको भी खाने वाले जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, वो भी कार्निवोरस होते हैं। और वो टेरिटियल कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, वो स्थल पर होते हैं, ठीक है। ये लेवल के बारे में लिख दिया गया है, ठीक है। तो यही लेवल दिखाना था। अगला प्रश्न है हमारा और में कि एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनि डायरेक्शनल। कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो अनडायरेक्शनल होता है, यानी वो अदिश होता है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो जस्टिफाई करना है दिस स्टेटमेंट, यानी इस कथन को जस्टिफाई करना है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि जो फूड चेन होती है उसकी कोई वास्तविक डायरेक्शन नहीं होती, उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो कहता है इन ए फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखला में द एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रोपिक लेवल। जो ऊर्जा होती है वो क्रमबद्ध या फिर लगातार जो होती है वो अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल में बदलती जाती है, उससे होकर जाती है। इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। तो कहता है पिछले लेवल से, जैसे ऑटोट्रोप से उसके अगले लेवल में उतना एनर्जी नहीं जा पाता। एंड द एनर्जी कैप्चर बाय द ऑटोट्रोप्स डज नॉट गो बैक टू द सोलर इनपुट एंड आल्सो क्वांटिटी ऑफ टोटल अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज ग्रेजुअली ऑन ईच ट्रॉपिकल लेवल ड्यू टू 10% लो। कहते हैं 10% नियम के अनुसार जो स्वयं पोषी पे ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा है और उसको ऊपर जो डिपेंड होते हैं उनके ऊपर जो एनर्जी का फ्लो है वो कम होता जाता है। 10% लो के नियम के कारण उनको एनर्जी कम मिलती है। जितने ऊपर ऊपर हम होंगे इस फूड चेन में, हम उतनी कम भोजन उपलब्ध होगा। हैजमन इसलिए द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडिरेक्शनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वो निश्चित नहीं होता, वो अनिश्चित होता है, कोई भी दिशा हो सकती है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ए भाग है वो ख़त्म हो गया था। अब हम सेक्शन बी पढ़ेंगे यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन रेफर टू द एलिमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। तो कह रहे निम्नलिखित जो प्रश्न है ये एक तत्वों को बता रहे हैं पेरियोडिक टेबल के विद एटॉमिक नंबर, जिनका जो परमाणु संख्या है वो 3 से 18 है। अब 3 से 18 जो एटॉमिक नंबर है उसको पेरियोडिक टेबल में मतलब अरेंज किया गया है, उन्हीं के ऊपर प्रश्न है। पहला है कि विच ऑफ देम आर नोबल गैस, मतलब 3 से लेकर 18 तक में नोबल गैसें कौन कौन सी हैं। तो नोबल गैसें जो है एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर 10 और 18 है, वो है। ठीक है। अगला है कि विच ऑफ देम आर हेलोजन, इनमें से कौन हेलोजन होते हैं, इनके बाहरी कोश में माइनस का एक वैलेंसी होगा, वो होते हैं। ठीक है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, वो वाला। तो देखेंगे उत्तर, तो इसका उत्तर मिल जाएगा हमें। तो आपका हेलोजन में लिखा है कि एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 9, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका जो परमाणु संख्या है 9 है और 17 है, ये आपका हेलोजन है। क्योंकि 9 को खोलोगे K11 में तो पहले के सेल में 2, अगले में 7 आएगा। तो इसके बाहरी कोश में 7 है, तो इसको वैलेंसी 1 हुई, इसको 1 क्या हो सकता है, तो -1 हुई। और 17 भी 2 खोलेंगे, 8 खोलेंगे, तो 2 8 10 और 7 17। तो इसके भी बाहरी कोश में 8 में 1 कम है, तो इसकी वैलेंसी मतलब -1 है। तो ये जिसकी वैलेंसी आपकी मतलब -1 होती है, संयोजकता घटा 1 होती है, वो आपका हेलोजन समूह कहलाता है। ठीक है। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है सी कि विच ऑफ देम आर एल्केली मेटल, बताओ इनमें से कौन कौन क्षारीय धातु है। तो जो लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, ये सब आपके एल्केली मेटल होते हैं, जो कि पहला ग्रुप होता है। ठीक है, पहला समूह। तो यहाँ पे उत्तर लिखा है कि एल्केली जो मेटल्स होते हैं यानी क्षारीय धातुएं, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, जिनकी परमाणु संख्या में 3 और 11 आएगा। क्योंकि 3 होगा तो 3 पे लिथियम होता है, 11 पे पोटेशियम को दर्शाएंगे। ठीक है। अगला है यहाँ पर टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, कहते हैं 2 एलिमेंट यानी 2 तत्व हैं एक्स और वाई, हैव एटॉमिक नंबर, उनकी जो परमाणु संख्या है वो है 12 और 16 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रम से 12 और 16 है परमाणु संख्या। तो टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल डू दिस 2 एलिमेंट्स बिलोंग, बताओ ये दोनों एलिमेंट जो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के किस पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो 2 ये 12 है ना, तो इसे खोलेंगे तो 2 8 2, यानी ये तीसरे पीरियड में है, और ये 12 का 2 आ रहा है, तो यानी ये दूसरे ग्रुप में है। ठीक है। और ये वाला देखा जाएगा 16, तो इसको भी 2 खोलेंगे, पहले सेल में 2, अगले में 8 10 और फिर अगले में 6 16। तो यहाँ पे इसके बाहरी सेल में 2 है, इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो पूछा था प्रश्न कि टू विच पीरियड ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल डू दिस 2 एलिमेंट्स बिलोंग, बताओ किस पीरियड में दोनों बिलोंग करते हैं। तो ये आपका तीसरा पीरियड होगा। एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2 8 6 वाला है, और एक आपका जो है वो 2 8 2 वाला है। ठीक है। अगला है कि व्हाट टाइप्स ऑफ सॉरी बी पर्सन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन देम एंड वाई, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा। इसमें इसकी वैलेंसी -2 है, इसकी +2 है, तो दोनों के अंदर मतलब कैसे बनेगा ये पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले का तो उत्तर हमने देखा था, तो पहले का उत्तर यहाँ पे मिल गया है कि जो दोनों एक्स और वाई है वो बिलोंग करते हैं 3rd पीरियड में, और बिकॉज मैंने क्योंकि बोथ है 3 सेल, क्योंकि दोनों में 3 3 सेल हैं। और अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये दोनों जब आपस में एक मतलब व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, विल बी फॉर्म बिटवीन देम एंड वाई, इनके बीच में कौन सा रूप बनेगा और क्यों बनेगा। तो ये आयनों के आदान प्रदान से बनेंगे, तो इसलिए इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। कहता है कारण क्या है कि एक्स जो है एक मेटल माने धातु होता है, जबकि वाई जो होता है वो नॉन मेटल होते हैं धातु। एक्स हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, एक्स के अंदर गुण होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है। वाइल वाई हैज टेंडेंसी टू गेन 2, बल्कि वाई के अंदर गुण होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि ये वैद्युत
अवस्था को ढंग से प्राप्त कर सके, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ढंग से प्राप्त कर सके, टू कंप्लीट उसे पूरा कर सके, ऑक्टेट माने उसके बाहरी अष्टक को पूरा कर सके। देयरफॉर इसलिए ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एक्स एंड वाई, इसीलिए एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफ़र करने से ये बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, आयनिक आबंध कहते हैं, जो आपस में आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ से सी वाला कि गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म, जो यौगिक बनेगा, कंपाउंड माने यौगिक बनेगा, उसका आपको केमिकल फार्मूला देना है। तो एक्स की वैलेंसी भी 2 है और आपको वाई की वैलेंसी भी हमने देखी थी, वो भी आपका कितनी 2 है। तो ये 2 को 2 से यहाँ पे लिख के इसे पहले काट देंगे, ठीक है, इसे काट देंगे, काटने पे एक एक हो जाएगा, तो गुना होने पे x2 y2 नहीं रहेगा, ये x5 रहेगा, तो ये हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित के लिए अकाउंट करना है। नोबल गैस आर प्लेस इन सेपरेट ग्रुप, कहता है कि नोबल गैसों को अलग समूह में रखा गया है, तो कारण बताना है। नोबल गैस जो होते हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, वर डिस्कवर्ड वेरी लेटर, इनकी खोज बहुत देर में हुई थी, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अक्रिय हैं, जल्दी से क्रिया नहीं करती हैं, एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन अवर एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में ये हैं, तो हैं इसलिए दे वर प्लेस्ड इन ए न्यू ग्रुप विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, इसीलिए इनको एक नए ग्रुप में डाला गया है, जो पहले वाली जो ऑर्डर है उसको परेशान ना करें, उसमें छेड़खानी ना करें। अगला है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, कहता है एक ही ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके सभी के केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसे होते हैं, तो ये तो सही लिखा है, लिखाएंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज कहता है एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबके सिमिलर होती केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि दे हैव सम नंबर ऑफ वेरिएंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सोल, क्योंकि इसके बाहरी कोश में जो है कम से कम एक जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है, इसलिए, ठीक है। तो इन सब के गुण जो हैं वो एक जैसे हैं, इन सब के गुण एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि इनके बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी माने संयोजकता समान है, वैलेंसी सेम है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 10वां, तो लिखता है कि नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, नेम बताना है उस पौधे का जिसे मेंडल ने प्रयोग के लिए, हमने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था, प्रयोग किया था, तो उसका नाम है मटर का पौधा, पी प्लांट पाइसम सटाइवम। फिर बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ प्रोगेंसी वाज ऑब्टेन बाय मेंडल इन F1, पहली पीढ़ी में जो है किस प्रकार की उन्होंने प्रोगेंसी माने संतति देखी थी, तो सारे पौधे लंबे देखे थे, और एंड F2 जनरेशन, और दूसरे में क्या देखे थे, तो बोने, और 3:1 में देखे थे हमने कि 3 लंबे एक बोने हैं। फिर पूछा है कि वेयर ही क्रॉस द टोल एंड शॉर्ट, जब हमने टोल और शॉर्ट में क्रॉस कराया था तो पूछा है बताओ F1 और F2 में कितने पौधे होंगे, कैसे होंगे, राइट द रेशियो ही ऑब्टेन इन F2 के अंदर जो उत्पन्न रेशियो होगा वो भी बताना है। उत्तर हो जाएगा कि जो मेंडल है यूज पी प्लांट, उन्होंने मटर का पौधा का इस्तेमाल किया था जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। व्हेन ही क्रॉस्ड टॉल एंड शॉर्ट पी, जब उन्होंने लंबे और छोटे पौधों में क्रॉस माने संकरण कराया, द प्रोगेंसी ऑब्टेन इन F1 जनरेशन, जो पहली पीढ़ी बनी थी F1 जनरेशन में विल टॉल, वो सारी लंबी थी, और वैन द F1 प्लांट वर सेल्फ क्रॉस, और लेकिन जब F1 को सेल्फ क्रॉस कराया गया खुद से यानी F2 से जनरेशन 3 टोल, तो उसमें दर्शाया कि जो पीढ़ियाँ होती है उसमें 3 लंबे हैं और 1 ड्वार्फ बोल यानी ड्वार्फ प्लांट, एक बोना पौधा है। द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2, तो F2 का जीनोटाइप बनेगा आपका 1:2:1 और फिनोटाइप बनेगा 3:1, ठीक है। तो आप इसको पेपर में ऐसे दिखा सकते हो, पेरेंट्स गेमेट्स F1 जनरेशन में सारे सेम साइड के हैं,
फिर इनमें सेल्फ क्रॉस कराया गया तो पाया गया कि जो 3 पौधे लंबे, एक पौधा जो है छोटा है, या फिर हम देखेंगे जीनोटाइप, तो उसके अंदर आपको मिलेगा 1:2:1। एक का मतलब ये एक जैसे हैं, दो का मतलब ये दो गए और ये अकेला, तो 1:2:1 जीनोटाइप हो गया और फिनोटाइप 3:1 हो गया। ठीक है, जीनोटाइप जीनों के बारे में बताता है, फिनोटाइप बॉडी डिजाइन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल का तापीय नियम को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो आप पढ़े ही होंगे। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल के उष्मा के तापन नियम के अनुसार हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली जो किसी भी मतलब प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है वो अनुपात मतलब समानुपाती होती है किसके, तो पहला है स्क्वायर ऑफ करंट आई फॉर गिवन रेजिस्टेंस, दिए हुए प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा के समानुपाती होती है उसके स्क्वायर के। फॉर्मूला भी था ना, H बराबर I²RT, यानी ये करंट के स्क्वायर के इक्वल है। दूसरा है कि रेसिस्टेंस R फॉर द गिवन करंट, दिए हुए करंट के लिए इसका रेसिस्टेंस होता है अपना, और उसके भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और द टाइम T फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर, पूरे प्रतिरोध में करंट बहने वाला टाइम भी निर्भर करता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बनता है H बराबर I²RT। ठीक है, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, R का मतलब होता है रेसिस्टेंस या रेसिस्टर, और फिर RT का मतलब यहाँ पे टाइम है, और H का मतलब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट है ये। ठीक है, या फिर हीट एनर्जी है। अब ये कहते हैं कंप्यूट माने गणना करो द हीट जनरेटेड, मतलब कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वाइल ट्रांसफर, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं इतने कूलम चार्ज को, वो भी 2 घंटे में, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 के पोटेंशियल डिफरेंस पे हम इसको भेज रहे हैं 2 घंटे तक, तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी ये बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आवेश यानी Q लिखते हैं 96,000 दिया था, समय 2 घंटा दिया था, इसे मिनट में बदलेंगे और सेकंड में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 40 दे रखा था, तो H का फॉर्मूला V गुना I गुना TB होता है, जहाँ I करंट होता है, V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और T टाइम होता है। तो इस फॉर्मूले से अब हम V का मान 40 डाल देंगे, I अभी पता नहीं है, टाइम हम ये डाल देंगे। ठीक है, तो अब हम I कैसे निकालेंगे, तो यहाँ बताया हुआ है I के लिए फॉर्मूला Q बटा T लगाएंगे, तो Q था आपका 96,000 और बटे में T का मान 7200। ठीक है, इसे काट देंगे, और काटने के बाद बोलता है जहाँ पे Q एक चार्ज है, T एक टाइम है सेकंड में, तो सब्स्टिट्यूट हम पुट कर देंगे I बराबर Q बटा T। तो यहाँ पे V गुना I गुना T था, तो I की जगह Q बटा T, तो इस T से T कट जाएगा, तो V गुना Q बचेगा, तो V गुना Q बचेगा। V का मान 40 है, Q का मान 96, इन्हें गुना कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। इसे किलो वोट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3840 किलो वोट। अगला प्रश्न है हमारा, इन द गिवन सर्किट, दी हुई सर्किट में फाइंड करना है पहला टोटल रेसिस्टेंस और नेटवर्क रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो पहले ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो 4 2 6, ये भी 3 3 6, और ये दोनों ऐसे जुड़े जैसे पैरेलल हो, तो इनका हम एलसीएम लेके इनका टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। 1/6 जमा 1/6, ये 6 है, एलसीएम 6 जगह 6 आएगा, और एक जुड़कर ये आपका 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/3, और अगर हम तिरछा गुना करेंगे तो आर केवल 3 आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था बताओ इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस अभी निकाला गया था, तो यहाँ पर हमने भी निकाला था, देखो 3 आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, करंट थ्रू अमीटर, अमीटर में कितना करंट बहेगा यानी आई निकालना है। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V बटा आर, तो V था आपका, उसको भाग दे दो R यानी 3 से, तो V को 6 को 3 से भाग दोगे 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है कि यू आर गोइंग टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार, तुम्हें 2 अलग अलग प्रकार की जो है लोहे की सलाखें दिखती हैं, जस्ट यूजिंग दिस 2 बार्स हाउ वुड यू आइडेंटिफाई वेदर एनी और बोथ ऑफ दीज बार इज ए मैग्नेट। तो कैसे पता करो कि दोनों छड़ों में से कौन सा जो छड़ है वो चुंबक है। तो आपको जो दो लोहे के छड़ एक जैसे दिए गए हैं, आपको पहचानने में से मैग्नेट कौन है लोहा कौन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रिपीट टैप वन ऑफ द बार
इफ इट इज द आयरन। कहते हैं बार बार ना उस लोहे को जो है मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते रहेंगे। नथिंग, जब तक कुछ ना हो। विल, मच विल चेंजेस इफ इट इज द मैग्नेट बार, और इट विल demagnetize a bite, reduce the force between the two bar. If you get no effect after mid steps, you could switch to try the other just to make sure that you get some effect one way or the other. 13वां प्रश्न है कि क्रिएट ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन डेपिसिटिंग 4 ट्रॉपिकल लेवल। कहते हैं आपको एक खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाना है और 4 स्तर तक दिखाना है। तो आप दिखाओगे घास, टेरेस्ट्रियल में घास, घास के बाद इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को मेंढक, मेंढक को पक्षी खाएगा या सांप, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अगला है कि वाई डू वी नॉट फाइंड फूड चेन और मोर देन 4 ट्रॉपिकल लेवल इन नेचर। तो कहता है क्यों तुम्हें खाद्य श्रृंखला 4 से ज़्यादा नहीं मिलती देखने को। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% लॉ के नियम के अनुसार द अमाउंट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द 5th ट्रॉपिकल लेवल। क्योंकि 5वें स्तर पे जो जीव होते हैं 10% नियम के अनुसार उनके पास पहुँचते पहुँचते एनर्जी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए जो है चौथे से आगे जो है लेवल ट्रॉपिक लेवल कम बनते हैं, ठीक है। पोषण का स्तर कम ही बनता है। अगला केस बेस्ड स्टडी है सेक्शन सी, 4 मार्क्स के। दिस सेक्शन हैज 0 to केस बेस्ड स्टडी 14 and 15। Each case is followed by 0-3 sub questions ABC, and part A and B are compulsory, and however an internal choice has been provided in part C। भाग सी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ए बी आपको करना कंपलसरी है। 3 पर्सन आएंगे इसमें। रीड द फॉलोइंग केस, कहता है नीचे वाले केस को पढ़िए। बेस्ड पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। द रूल्स ऑफ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट practically equal amounts of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA। पहला है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, आप बता ही सकते हो वंशानुगति क्या होती है। The traits of organism can pass from one parent to their offspring and this mechanism is known as an inheritance। कहता है कि जीवों में जो लक्षण होते हैं वो एक माता पिता से उसकी संतति में जाते हैं और इसी को जाने को स्थानांतरित होने को इनहेरिटेंस कहते हैं। हु वाज द पर्सन, वो कौन व्यक्ति था, हु गेव द 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के 3 नियम को प्रतिपादन किया था। तो पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। तो पिता के डीएनए और माता के डीएनए क्या है। तो जॉर्ज मेंडल जो थे वाज ए मंक, वो एक ऐसे मतलब तपस्वी थे। एंड ही डिस्कवर्ड 3 लॉज दैट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ फैक्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसके अंदर इन्होंने माता पिता से उनकी संतति में होने वाले वंशानुगति के नियमों के बारे में बताया है। और आगे था प्रथम पेरेंशियल, तो लिखेंगे द पेरेंशियल डीएनए इज डिफाइंड एज डीएनए दैट इज रिसीव फ्रॉम द फादर while the DNA that is received by the mother is called maternal DNA। जब पिता से डीएनए मिलेंगे तो पैटर्नल डीएनए और माता से मिलेंगे तो मैटरनल डीएनए कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो एक प्रश्न और था उसका उत्तर ही प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न था कि व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम द्विसंकरण कराते हैं तो द्विसंकरण कराने पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो पढ़ा होगा 9:3:3:1 होता है, ठीक है, डाई हाइब्रिड में। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका कि जॉर्ज मेंडल डिस्कवर्स दैट द हाइब्रिड क्रॉस याइल्ड्स ए फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ 9:3:3:1, ठीक है।
तो मेंडल ने प्रयोगों से द्विसंकरण द्वारा बताया था कि जो फोटो जो फिनोटाइप की रेशियो होता है वो 9:3:1 होता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन लिखा है कि रीड द फॉलोइंग केस बेस्ड पैसेज, निम्नलिखित केस बेस्ड पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर पैसेज, और उसको पढ़ने के बाद पैसेज के उत्तर दीजिए। पहला है व्हेन ए करंट पास थ्रू द सर्कुलर लूप, जब एक वर्ताकार लूप से करंट पास होता है तार में से, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कोइल आर नियरली सर्कुलर, तो कुंडली के पास जो होता है ये सर्कुलर होता है, एंड कंसेंट्रिक माने एक ही सेंटर बनता है, और एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, और बिल्कुल सेंटर में चले जाओ लूप के, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी हो जाती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल और सर्कुलर वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और क्षमता को समझने के लिए आपको करंट के कुंडली में करंट प्रवाहित करके पता कर सकते हो। ठीक है। ऊपर के आधार में बताना है करंट फ्लो थ्रू द कोइल, मतलब कुंडली से होकर जो करंट बहता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ चित्र में हमें दिख रहा है कैसे बह रहा है करंट। ठीक है। तो ये बताने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल बताना पड़ता है। ठीक है। अगला है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोइल, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोइल, इस सर्कुलर कोइल का रेडियस बताना है। तो लिखेंगे ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पावर सॉरी ये सभी पढ़ने के लिए था। करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द सर्कुलर कोइल, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। तो पहला है कि बताओ राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, स्टेट बने बताना है राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। उत्तर है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार इमेजिन माने कल्पना करो ए स्ट्रेट कंडक्टर इन यूर राइट हैंड, तुम लोगों ने सीधे हाथ में एक चालक को पकड़े हुआ है सीधा, और वो इस प्रकार पकड़े हुआ है सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, की जो आपका अंगूठा है वो करंट की दिशा की ओर संकेत करता है, और द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर, और उंगलियों का जो मुड़ना है ऑफ द राइट हैंड सर सीधे हाथ की, तो गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताते हैं। ठीक है। अगला है कि ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पावर लाइन्स इज कैरिंग ए कंडक्टर ऑफ 100 एम्पियर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 0.1 मीटर बिलो इट, तो the current flow in the east west direction, the right thumb rule, we get the direction of magnetic field as from north to south, the direction of magnetic field will be same at every point below the power line। अगला है कि what types of curve we get between magnetic field and the distance along the axis of a current कैरिंग सर्कुलर कोइल, पढ़ लेंगे इसको। तो ये लिखता है एट स्मॉलर डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीज बाय कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड ए वायर, एज द डिस्टेंस इंक्रीज द सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर, और एट द सेंटर ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगला प्रश्न और पढ़ेंगे यहाँ से। If a current carrying straight conductor is placed in east-west direction, then find the direction of the force experienced by the conductor due to earth magnetic field। उत्तर हो जाएगा कि the force will act in upward direction perpendicular to both the direction of current as well as the field, the direction of force experienced by the conductor gets reserved इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ तक हमने ये सैम्पल पेपर जो है सो क्लियर कर लिया है। आखिरी का केस बेस्ड स्टडी अभी हमने कर लिया है। तो हमने पूरे जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।